नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ये 11th का एसपी सब्जेक्ट है। चैप्टर नंबर 1 पार्ट 1 सूचना संचार का अर्थ व पद्धतियाँ। सूचना संचार अर्थात क्या? सूचना संचार अर्थात अपने मन में आई हुई बातें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सूचना संचार। सूचना संचार कहते हैं। सूचना संचार यानी एक जगह से दूसरे स्थान पर कुछ बातों को पहुंचाना। वक्ता अपनी बातों को श्रोता तक पहुंचाता है। वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। और जब इन दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार की बातें होती हैं, उसे हम एक तरह का क्या कहते हैं? सूचना संचार कहते हैं। पुराने समय में सूचना संचार के लिए अलग अलग पद्धतियों का उपयोग किया जाता था। इन सारी पद्धतियों को हम यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे, क्या कहा जाता है, कैसे इस पद्धति का निर्माण होता है। अब यहाँ पर प्रस्तावना में लिखा है कि सूचना संचार एक मात्र ध्यानपूर्वक की जाने वाली प्रवृत्ति नहीं, अपितु प्रत्येक जीव की आवश्यकता है। आवश्यकता का मतलब है कि आज हम लोग देखते हैं कि हर एक व्यक्ति के लिए सूचना संचार यानी कम्युनिकेशन करना यानी बातचीत करना, एक अपने दिमाग में अपने मन में आई हुई बातें दूसरे व्यक्ति को बताना, उनके दिमाग में मन में आई हुई बातें हम जाने और उसके विषय में चर्चा विचारणा करें, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। अपने मनोभाव की अभिव्यक्ति एवं विचारों के आदान प्रदान हेतु दूसरों का संपर्क करना एवं बनाए रखना आवश्यक है। इस अध्ययन में हम सूचना संचार के विषय में बताएंगे व्यापार वाणिज्य हेतु सूचना संचार। यहाँ पर मुख्य रूप से हम किसके बारे में बात करेंगे कि व्यापार वाणिज्य। व्यापार यानी कॉमर्शियल रूप से हम किस तरह से पत्र लिखते हैं, किस तरह से हमें सूचना सामने वाले व्यक्ति को पहुँचाते हैं। आपने पत्र लेखन तो देखा ही होगा, लिखा भी होगा। 10वीं में हिंदी में पत्र लेखन आया करता था। बस उसी तरह से है कि अपने दिमाग में या अपने विषय में आई हुई बातें सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए हम जिन पद्धतियों का उपयोग करते हैं वो सूचना संचार। चाहे वो हम बोल कर करें, लिख कर करें, दृश्य श्राव्य पद्धति से करें, अलग अलग पद्धतियों से, किसी भी प्रकार की पद्धतियों से करें, हम उसे एक सूचना संचार कहेंगे। इस अध्ययन में हम सूचना संचार के विषय में बताएंगे तथा व्यापार वाणिज्य के हेतु संचार सामान्य सूचना संचार से किस प्रकार भिन्न है उसे समझेंगे। सूचना संचार की प्रक्रिया को तर्कबद्ध व क्रमबद्ध समझने के पश्चात मनुष्यों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली सूचना संचार की विविध पद्धतियाँ, विधियाँ और उनकी विशिष्ट एवं मर्यादाओं का परिचय प्राप्त करेंगे। प्रचार व प्रसार माध्यमों के द्वारा सूचना संचार की प्रवृत्ति विविध क्षेत्रों में कुछ परिवर्तन के साथ की जाती है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, व्यापारिक या साहित्यिक प्रवृत्तियों को उदाहरण स्वरूप बात करें तो एक बात स्पष्ट रूप से उभर कर आती है कि विविध उद्देश्य अनुसार की जाने वाली इन प्रवृत्तियों की सामान्यता व भिन्नता भी है। विविध प्रकार को, विविधता को ध्यान में रखते हुए उसे ध्यानपूर्वक उपयोग का आवश्यकता है। इस विशिष्ट प्रकार की शैली, कौशल्य एवं योग्य माध्यमों का उपयोग करके सूचना के आदान प्रदान हेतु की जाने वाली प्रक्रिया सूचना संचार की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। कम्युनिकेट, इसे कम्युनिकेशन, इंग्लिश में सूचना संचार को कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के कम्युनिकेट शब्द से लिया गया है। इस शब्द का अर्थ होता है कि शब्द का अर्थ बांटना, टू शेयर, विनिमय, एक्सचेंज करना यानी आदान प्रदान करना, लेन देन करना और भाग लेना। ये इसका क्या है? कम्युनिकेट शब्द का अर्थ बताया गया है। कम्युनिकेट शब्द का अर्थ बताया गया। अब यहाँ पर हमको देखना है कि वाणिज्यिक सूचना संचार अर्थात क्या? वाणिज्य यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन। सूचना संचार की प्रक्रिया का उद्देश्य वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार यानी कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कहा जाता है। व्यापारियों के दो समूहों के संपर्क में रहना अति आवश्यक है। ये जिस प्रकार का माल सामान बेचते हैं, उनके उत्पादक एवं विक्रेता का एक समूह और क्रेता और उनका ग्राहक वर्ग दूसरे समूह में आएंगे। इन दोनों समूह के संपर्क में रहने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कहने का अर्थ यह है कि व्यापारी एक अन्य व्यापारी के साथ में क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है और उस व्यापारी के साथ में ग्राहक जुड़ा हुआ होता है।
ग्राहक को किसी भी प्रकार की समस्या या किसी भी प्रकार की शिकायत होगी तो वह अपने जिस व्यापारी से उसने वस्तु खरीदा उस व्यापारी से वह क्या करेगा, उसका सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा और वह व्यापारी उनसे बड़े व्यापारियों के बीच में सूचना संचार करेगा। सूचना संचार करने के लिए पत्र हैं, ईमेल हैं, अलग अलग तरह के साधनों का उपयोग होता है। उस तरह से उपयोग करके हम क्या करते हैं, ग्राहक की जो शिकायतें होती हैं वो कंपनी तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिसे हम लोग कॉमर्शियल कम्युनिकेशन कहते हैं, वाणिज्यिक सूचना संचार कहते हैं। वह एक दूत प्रतिनिधि के समान है। इस प्रकार पत्रों द्वारा धंधा, व्यापार की खरीद बिक्री, प्रचार एवं प्रसार जैसी प्रवृत्तियां की जाती है, जिसे वाणिज्यिक सूचना संचार कहा जाता है। जिस तरह से पुराने समय में हम लोग देते थे कि एक राजा अपने संदेशों को पहुंचाने के लिए दूत का उपयोग करता था, कबूतरों का उपयोग यानी पक्षियों का उपयोग करता था। उसी तरह से जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे सूचना संचार की पद्धतियों में क्या होता गया, परिवर्तन होते चला गया। पत्रों के माध्यम से हुआ, फिर कुरियर के माध्यम से हुआ। आज वर्तमान समय में लोग देख रहे हैं कि हर जगह पर इंटरनेट की सुविधा हो जाने के कारण आज ईमेल के द्वारा सूचना संचार किया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, ये आसान तरीका है, आसानी से और जल्दी से हो जाने वाला तरीका है। इसीलिए हम इस प्रकार की वर्तमान समय में सूचना संचार की इस प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करते हैं। देखते हैं सूचना संचार की प्रक्रिया। सूचना संचार ये वाणिज्यिक सूचना दोनों विभावनाओं में सूचना शब्द का उपयोग हुआ है। इस प्रकार तात्विक रूप से जांचें तो सूचना संचार की प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाले घटक के आदान प्रदान में साझेदार बनकर सूचना, विचार, विभावना, मनोभाव या संदेश का लेन देन करते हैं। कहने का मतलब है सूचना संचार की प्रक्रिया के अंदर व्यक्ति क्या करता है, अपने मनोभावों का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, एक दूसरे को देता है। प्रत्यायन की इस प्रक्रिया, प्रत्यायन शब्द का अर्थ है कि जब मेरे द्वारा आपको प्रश्न पूछा गया और आपने उसका जवाब दिया तो वह प्रत्यायन है, पर मैंने पूछा और आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो उसे प्रत्यायन नहीं कहते। प्रत्यायन का अर्थ है कि द्विमार्गी प्रक्रिया। यह क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया, यानी मेरे कहने के बाद आप जवाब देते हैं तभी उसे प्रत्यायन कहेंगे। अगर आपके द्वारा किसी प्रकार का भी कोई जवाब नहीं दिया गया तो उसे हम प्रत्यायन नहीं कहेंगे। इसीलिए ये क्या है, द्विमार्गी प्रक्रिया है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि वाणिज्य के अंदर अगर मेरे द्वारा आपको पत्र लिखा गया है तो उस पत्र का जवाब आप भी दे रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यायन कहेंगे। इस प्रक्रिया के अंदर एक व्यक्ति को या समूह को, पूरे समूह को या व्यक्ति या समूह सूचना को भेजने की कोशिश करता है। इस कोशिश या प्रत्यायन में विविध माध्यमों साधनों का उपयोग किया जाता है। विचार संक्रमण की प्रक्रिया पूरे होने पर सामने वाले पक्ष की ओर से प्रतिभाव प्राप्त होता है। प्रतिभाव का मतलब है कि फीडबैक। जब भी हम कोई प्रक्रिया करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति से जब भी हमको फीडबैक प्राप्त होता है तभी हमें समझना चाहिए कि हमारे द्वारा दी गई सूचना संचार जो क्या है, सफल है। इसी तरह हम कहते हैं, इसे फीडबैक कहा जाता है कि आप भी जब भी कोई काम करते हो तब तक आपको जब कोई फीडबैक ना मिले तब तक आपको ऐसा संतुष्ट नहीं होगा, तुष्टि गुण नहीं मिलेगा कि हमने कोई काम किया और मुझे कोई फीडबैक नहीं मिला, या चाहे सही हो चाहे गलत हो। इस प्रक्रिया को किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्रमानुसार स्टेज वाइज समझेंगे। सूचना संचार में निम्नलिखित घटक बताए गए हैं, क्रमानुसार हिस्सा लेकर उस प्रक्रिया की सफलतापूर्वक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले है वक्ता। वक्ता किसे कहते हैं, तो वक्ता यानी बोलने वाला। जिस तरह से मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, वक्ता हूँ। सूचना भेजने वाला या वक्ता अन्य व्यक्ति या समूह को सूचना, विचार पहुँचाने हेतु सूचना प्रसार की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। वक्ता क्या करता है, अपने मन के अंदर रही हुई बातें या किसी भी प्रकार के कार्य के लिए जो सूचना भेजने वाला जो व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, वक्ता कहते हैं। दूसरा है प्रस्तुतिकरण, विचारों का क्रमचय, यानी हमें क्या संदेश देने हैं। वक्ता द्वारा विचार को सूचना का स्वरूप देने से पहले तत्संबंधित यानी उससे संबंधित विचारों को किस प्रकार से प्रस्तुत करना है, उसके लिए किस प्रकार की भाषा, शब्द, चित्र, ध्वनि का माध्यम का उपयोग करना है,
जिसके सामने पक्ष या व्यक्ति या समूह या सुनने वाला समझ सके, ऐसी विचार प्रक्रिया अर्थात विचारों का प्रस्तुतिकरण। किसी भी संदेश को पहुंचाने के लिए हमें किस पद्धति के द्वारा सामने वाले व्यक्ति को सूचना देनी है, इसके विषय में हमें पहले से क्या करना चाहिए, सोच लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। किन शब्दों का, किन दृश्यों का, किस साधनों का उपयोग करेंगे, वो सारी चीज़ों वो प्रक्रिया पूरी तैयार करनी होती है। उसके बाद सूचना दिया है, संदेश दिया कि विविध साधनों, उपकरणों या माध्यमों द्वारा वक्ता विचारों को योग्य रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जिसे हम सब संदेश या सूचना के रूप में जानेंगे। यानी संदेश सूचना, हमें क्या मैसेज देना है उसके बारे में भी हमें समझ लेना है, सोच लेना है, उसके बाद हमें देना है। अब माध्यम, किस माध्यम से देना है। जैसे कि अगर मुझे आपको कोई संदेश देना है तो मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे सकता हूँ, फ़ोन करके दे सकता हूँ, लिखित स्वरूप में भी दे सकता हूँ, दृश्य स्वरूप में भी दे सकता हूँ। तो इस तरह से अलग अलग माध्यमों का उपयोग कर कर वक्ता क्या करता है, अपने सूचना को सामने वाले व्यक्ति तक पहुँचाने का कार्य करता है। अब दिया है संदेशों की प्राप्ति व समझ, अर्थघटन। संदेशा योग्य साधन माध्यम द्वारा संदेशों की वक्ता द्वारा प्रेषित सूचना संदेश जिस स्वरूप में आया हो उसी स्वरूप में सूचना संदेशों का अर्थघटन की प्रक्रिया होती। अर्थघटन यानी जानने की प्रक्रिया। जो भी संदेश भेजा गया है उसका अर्थ समझना, उसका अर्थ जानना, यह प्रक्रिया होती है, जिससे संदेशों प्राप्ति और अर्थघटन के रूप में जाना जाता है। यानी संदेशों के अंदर, यानी पत्रों के अंदर जो भी शब्द लिखे गए हैं उन शब्दों के अर्थ को जानना, उसके विषय में समझना, ये सारी चीज़ें क्या होती है, संदेशों के अर्थघटन के अंदर समावेशित होती है। अब दिया है श्रोता। वक्ता द्वारा जिन संदेशों और सूचना को भेजा जाता हो उससे प्राप्तकर्ता को सूचनाओं का श्रोता, प्राप्तकर्ता कहा जाता है। यानी मेरे द्वारा अगर कुछ भेजा जा रहा है तो आप उसे सुन रहे हैं तो आप क्या हैं, श्रोता हैं। श्रोता है तो आप उसे श्रोता हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राप्तकर्ता भी कहते हैं, श्रोता भी कहते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया सूचनाओं को सुनने वाले के अनुलक्षित में अर्थघटन किया जाता है। यानी वक्ता के द्वारा जो भी सूचना दी जाती है, जिस माध्यम से दी जाती है, जो संदेश दिए जाते हैं, जो शब्द होते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर श्रोता तक उसे पहुंचाया जाता है। अगर श्रोता अनपढ़ है तो उसके सामने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा जिसे वो समझ सके। अगर पढ़ा लिखा है तो हम अपनी भाषा में, अंग्रेजी भाषा या किसी भी अन्य भाषा के अंदर भी हम अपना संदेश पहुँचा सकते हैं। अब देखते हैं प्रतिभाव यानी फीडबैक। ये बहुत ही ज़रूरी एक प्रक्रिया का एक भाग है, क्योंकि फीडबैक अगर जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं समझ सकते कि हमारे द्वारा दी गई सूचना संचार सही या गलत है। इसीलिए फीडबैक प्राप्त होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके द्वारा किए गए काम का कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार का क्या देता है, रिप्लाई देता है, यानी हाँ या ना, अच्छा है, बुरा है, ख़राब है, कैसा है, उसके बारे में सारी जानकारी देता है। उसे हम क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं, प्रतिभाव कहते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया इस प्रकार आगे बढ़ती जाती है। एक श्रोता को उत्तर मिलते ही पूर्वरत हो जाती है, जिसको प्रतिभाव कहा जाता है। श्रोता का प्रत्युत्तर अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। श्रोता के द्वारा जो भी प्रत्युत्तर दिया गया वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए यहाँ पर क्या दिया, फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि वही सूचना संचार की प्रक्रिया को सफल निर्धारित करते हैं। वही अगर फीडबैक नहीं मिलेगा तो हमारे द्वारा दी गई सूचना सही नहीं है या कोई प्रभावित नहीं डाल रही है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रही है, उसके कारण क्या होगा, हमारा जो भी रिस्पेक्ट होता है वो बदलता है, जिसके कारण प्रतिभाव मिलना बहुत ही आवश्यक है। यदि श्रोता के प्रतिभाव से वक्ता संतुष्ट हो तो प्रक्रिया निर्विघ्न रूप से क्या होती है, पूर्ण की जाएंगी। परंतु आंशिक गैर समझ हो या संपूर्ण गैर समझ हो तो प्रक्रिया निष्फल कहलाएगी। अगर मेरे द्वारा जो भी समझाया गया है अगर आपको समझ में आता है और उसके बारे में आप अच्छा फीडबैक देते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे द्वारा जो भी प्रक्रिया की गई है वो क्या है, सफल है। पर अगर आपके द्वारा अगर उसका कोई फीडबैक नहीं दिया जाता है तो मेरे अनुसार वो चीज़ सफल नहीं होगी या मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो आपको समझ में नहीं आई है। वक्ता को अन्य साधन माध्यमों का सहारा लेकर पुनः प्रयत्न करना चाहिए। अगर ये सफल नहीं होता तो साधनों को लेकर, जैसे समाज विद्या के अंदर हम लोग अगर भारत देश के किसी पठारी प्रदेश के बारे में या
हरियाले खेतीले प्रदेश के बारे में या कोई पहाड़ी क्षेत्र के बारे में अगर जानना हो तो उसका नक्शा लगाकर हम अगर जानेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आएगा। यानी दृश्य श्राव्य साधनों का उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, सामने वाले श्रोता तक अपना संदेशा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस तरह के साधनों का उपयोग किया जाता है। भाषा, शब्द, लिपि, प्रतीक, चित्र साधन स्वरूप है और मौखिक अपना संदेशा किस तरह से दे सकते हैं, तो उसके लिए भी पद्धतियाँ हैं। जैसे मौखिक है, लिखित, मौखिक यानी बोलकर है, लिखित यानी लिखकर है, हाव भाव, हाव भाव यानी जैसे कि हाव भाव का मतलब होता है कि अगर मुझे आपको डराना है तो मैं मात्र आंखें निकाल के आपको गुस्से से देखूंगा, तभी आपको लगेगा कि सर गुस्से से देख रहे हैं, ये हाव भाव। और अभिनय द्वारा यानी कुछ न कुछ हाथ पैरों को हिला कर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना संदेश श्रोता तक पहुंचा सकते हैं। सूचना संचार की प्रक्रिया को आकृति द्वारा समझे इस प्रकार से समझाया जा सकता है। सूचना संचार की पद्धतियाँ, सूचना संचार की अलग अलग पद्धतियाँ, जैसे कि आगे हम लोग देखा कि मौखिक है, लिखित है, उसके बाद हाव भाव है, अभिनय द्वारा है, दृश्य साधनों के द्वारा है, श्रव्य साधनों के द्वारा, अलग अलग साधनों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, श्रोता तक क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं को पहुंचाया जा सकता है। पहले देखे गए अनुसार सूचना संचार की प्रक्रिया में माध्यम व साधन स्वरूप सामग्री का महत्व विशेष है। विविध प्रकार के सूचना संचार है तो उसके अनुरूप पद्धतियों का उपयोग होता है। मात्र दो ही व्यक्ति सम्मिलित हों ऐसे सूचना संचार की प्रक्रिया की पद्धति अलग होती है। व्यक्ति व समूह के बीच हो अर्थात वक्ता और एक व्यक्ति हो और श्रोता के समूह जैसे कि कक्षा हो तो उसकी प्रक्रिया लंबी, छोटी या संकुल रहेगी एवं पद्धति भी बदलेगी। कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर दो व्यक्तियों के बीच में अगर सूचना संचार हो रहा है तो उस पद्धति के अंदर ऐसा है कि किसी भी पद्धति से आप सूचना संचार कर सकते हैं, चाहे मौखिक हो, लिखित हो, वो भी किया जा सकता है। परंतु अगर समूह के बीच में अगर अपना सूचना संचार करना है तो उसके लिए उसकी पद्धति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। क्योंकि समूह के बीच में जब भी सूचना देनी हो या किसी प्रकार को हमें किसी भी चीज़ को अगर पहुंचाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमारी पद्धतियों के अंदर परिवर्तन करना पड़ता है। आज के वर्तमान समय में हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा या प्रोजेक्टर के द्वारा भी अपनी सूचनाओं को क्या करते हैं, लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इससे विरुद्ध जब सूचना संचार समूह और व्यक्ति के बीच हो अर्थात वक्ता समूह में हो और श्रोता एक हो, जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तब ऐसी स्थिति में भी प्रक्रिया व पद्धति अलग रहेगी। तदुपरांत दो समूहों के बीच विचार विनिमय हो रहा है, जैसे कि समूह विमर्श यानी ग्रुप डिस्कशन हो, तो यहाँ पे भी वो प्रक्रिया पद्धति भिन्न रहेगी। अगर ग्रुप डिस्कशन होता है तो यहाँ पर प्रक्रिया पद्धति अलग होती है। आमने सामने दोनों ग्रुप के व्यक्ति बैठे हुए हैं, 5 व्यक्ति या 10 व्यक्ति दोनों ग्रुप में बैठे हुए हैं और दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपने द्वारा दी गई सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। वो उधर सूचना दे रहे हैं, वो उधर कह रहे हैं और दोनों के द्वारा फीडबैक भी दिया जाता है, जानकारी भी दी जाती है। इसके बाद है तो उस अवस्था में सूचना संचार की प्रक्रिया साधन, माध्यम, चुनाव और नियुक्ति एक ही प्रकार की रहेगी। जब वक्ता और श्रोता आमने सामने न हो, अभी तो किसी प्रसार माध्यम द्वारा जुड़े हो जैसे कि टेलीफोन, तब सूचना संचार की प्रक्रिया बदलेगी। टेलीकम्युनिकेशन की सामग्री का उपयोग करके टेलीकम्युनिकेशन योग्य साधन द्वारा स्थान अंतर को अस्वीकार करके आमने सामने रहकर इस रूप में सूचना प्रसार आज के युग में संभव हुआ है। आज के युग में संभव हुआ है, कहने का मतलब ये है कि टेलीकम्युनिकेशन टेलीफोन के माध्यम से, आज हम लोग देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के, ट्विटर के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों का उपयोग करके भी व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, अपने सूचना संचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। सूचना संचार की पद्धतियाँ निम्नलिखित रूप से समझाई गई हैं। पहली है मौखिक यानी ओरल। आज हम लोग ज़्यादातर पद्धतियाँ जो होती है वो मौखिक ही होती है और मौखिक का उपयोग करता है। अगर हमें किसी को कोई संदेश देना है, अगर पानी पीना है तो पानी पीने के लिए हम सामने वाले व्यक्ति को लिख कर नहीं कहेंगे, बल्कि उसे क्या करेंगे, बोल कर ही कहेंगे कि मुझे पानी पीना है। सामने वाले व्यक्ति उसका जवाब भी लिख कर नहीं बल्कि क्या करेगा, ओरल ही देगा, मौखिक ही देगा। सूचना के अनुरूप भाषा शब्द के उपयोग द्वारा बोलकर की जाने वाली सूचना संचार पद्धति अर्थात मौखिक सूचना संचार पद्धति के रूप में जाना जाता है। सूचना संचार की इस पद्धति में उच्चारण की स्पष्टता एवं
सुना जा सके ऐसी भारी आवाज़ की आवश्यकताएं होती है। बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, संवाद होती है, गोष्ठी, भाषण, समूह चर्चा इत्यादि पद्धति इसके उदाहरण है। बातचीत, आज हम किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो वो क्या हुआ, एक जगह सूचना संचार की प्रक्रिया आती है, वार्तालाप करते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं दूसरा है जो लिखित, रिटन, सूचना को योग्य भाषा शब्द के उपयोग द्वारा योग्य लिपि में लिखकर भेजी गई ऐसी पद्धति को लिखित सूचना संचार के रूप में जाना जाता है, जो लिखकर सूचना दी जा सकती हो। छोटी मोटी सूचनाएं हम लिख कर नहीं दे सकते, उसे हम बोलकर ही दे सकते हैं, पर लिखित पद्धति इस तरह की पद्धति है कि यह एक आपके किसी भी प्रकार की प्रक्रिया के लिए एक सबूत के तौर पर लिखित पद्धति होना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ लेखन में शैली एवं शब्दों का उपयुक्त चुनाव महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। साहित्य, पुस्तक, पत्र लेखन, हस्तप्रत, ईमेल, वर्तमान पत्र, सामायिक विज्ञापन, होर्डिंग, प्रपुस्तिका, पैम्पलेट्स इत्यादि लिखित सूचना संचार के उदाहरण हैं। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रक्रिया को अगर लिख कर कहा जाए तो वह बहुत ही स्पष्ट और अच्छी होती है। सामने वाला व्यक्ति उसे काफ़ी समय तक, लंबे समय तक संभाल कर रख सकता है, इसीलिए लिखित पद्धति का ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तीसरा है दृश्य, विषु, बिना चित्र, बिना शब्द, चिन्हों, प्रतीकों, चित्रों, आलेखों, नक्शों, रंगों द्वारा बिना बोले या सुने देखकर समझी जाने वाले सूचना पद्धति को हम दृश्य पद्धति कहते हैं। यानी अगर किसी शब्द को समझना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नक्शों का उपयोग करते हैं, चित्रों का उपयोग करते हैं, किसी साधन का उपयोग करते हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, उसे दृश्य प्रकार की सूचना संचार कहते हैं।